आज का टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है, देखो, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। ठीक है। सिंचाई जैसे कोई भी हम पौधा या बीज बोते हैं तो उसके बाद में उसकी प्रॉपर तरीके से पानी डालने की जो प्रोसेस होती है कि उसमें पानी सही से पहुंचाया नहीं, उतना ही पहुंचाया नहीं, ज़्यादा तो नहीं पहुंच गया। और अगर बारिश हो रही है तो वो पानी एक्स्ट्रा जो इकट्ठा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो निकल जाए तुरंत। वो सारी चीज़ें इरिगेशन के अंदर में आएंगी। ठीक है। वो खेत देखें, खेत की जो बाउंड्री रहती है वो एक अलग से बनाई जाती है, थोड़ी मिट्टी को उठा उठा के, ताकि पानी जमा ना हो, या जहाँ पे जमा करना होता है वहाँ पे भी इकट्ठा कर देते हैं मिट्टी को, और चारों तरफ से उसको कवर कर देते हैं। जहाँ अगर पानी को निकालना होता है तो उसमें से नीचे से खोद के गड्ढा कर देते हैं तो पानी उस तरफ से बाहर हो जाता है। तो वो सब जो प्रोसेसेस होती हैं वो सब इरिगेशन के अंदर आएंगी। ठीक है। इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। ऑलरेडी Yes, sir. देखो, ऑल लिविंग बींग्स नीड्स वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबको पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। वाटर इज द इम्पोर्टेंट water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water are transported each part of the plant. देखो, वाटर प्रॉपर ग्रोथ है, प्लांट की जो प्रॉपर ग्रोथ है, या हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं सबकी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है पानी। ठीक है। अगर हम पानी नहीं पियेंगे या पानी नहीं देंगे प्लांट्स को तो वो सूख जाएंगे, वो उनका डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है। हम भी पानी नहीं पियेंगे, हमको डिहाइड्रेशन हो जाती है तो फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो हमको फिर इंजेक्शन लगाता है या बोतल चढ़ाता है, फिर वाटर की जो भी पूरी नीड होती है हमारे बॉडी के अंदर वो पूरी होती है। ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाता है ना गर्मियों में, ज़्यादातर क्या होता है कि पूरे पसीने में पूरा पानी निकल जाता है, पानी नहीं पी रहे होते हैं तो। ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती हैं कि वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स। अब जो वाटर क्या होता है वो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उधर से एब्जॉर्ब होता है। अलॉन्ग विथ वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। पानी के साथ साथ जो मिनरल्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं रूट से। ठीक है। प्लांट्स कंटेन 90% वाटर, जो 90% वाटर प्लांट्स के अंदर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये एक नया वर्ड होगा तुम लोगों के लिए, बिल्कुल होगा। जर्मिनेशन, ये वाला वर्ड आया है Yes, कभी? sir. क्या होगा इसका No, मतलब, sir. थोड़ा पढ़ के समझ में आ रहा है? चलो रहने दो। जर्मिनेशन से वो लगेगा कि जर्म से रिगार्डिंग कुछ होगा, लेकिन जर्म से रिगार्डिंग कुछ नहीं है। सीड का जैसे हम देखते हैं कि जो चना होता है, चने को हम भिगोते हैं रात भर, फिर जब उसको कपड़े में बांध के रखते हैं तो उसमें से स्प्राउट्स निकल आते हैं, उसमें से पौधा सा निकल आता है, एक छोटा सा सफ़ेद सफ़ेद सा निकल आता है। Yes, sir. तो वैसा ही वो चीज़ जर्मिनेशन होती है। कैसे? जर्मिनेशन का और एक ऐसा एग्जांपल समझो कि जैसे हम मिट्टी के अंदर डाल दिया हमने बीज, अब वो मिट्टी के अंदर वो बीज टूटना चालू हुआ, वो मिट्टी के अंदर वो बीज पौधा बनना चालू हुआ, वो प्रोसेस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहलाती है। ठीक है। और उसके लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, वाटर इज एसेंशियल है। अगर ड्राई कंडीशन होगी तो जर्मिनेशन नहीं होगा सीड का। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी सूखी होगी तो वो सीड नहीं बनेगा, सीड का जर्मिनेट नहीं होगा और पौधा नहीं बन पाएगा। ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं पानी के अंदर वो हर पार्ट के अंदर पहुंचते हैं प्लांट के। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। अब जैसे देखो, पानी जो होता है वो फसल को फ्रॉस्ट यानी कि जो जैसे जो फ्रॉस्ट का मतलब हो गया जो बर्फ़ जम जाना उस पर, पौधों पर, जब ठंड होती है ना तब ये चीज़ बहुत होती है। तो अगर हम पानी डालेंगे ना तो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम हो, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा होता है फ्रॉस्ट से। तो क्या होता है वो फ्रॉस्ट को पूरा पिघला देता है और उसको ख़त्म कर देता है। और दूसरी चीज़, हॉट एयर करेंट्स लिखा हुआ है। एयर करेंट्स मतलब एयर एयर के अंदर जो भी अब जैसे हॉट एयर करेंट्स का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो गर्म हवा के जो फ्लो है, गर्म हवा का जो फ्लो है जो कि पेड़ पौधों में पड़ रहा है, वो क्या करता है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो उसको नुकसान पहुंचाने से भी पानी ही बचाता है। अगर पेड़ पौधे पानी से होंगे, पानी डला हुआ होगा उनमें अच्छा, तो वो गर्म हवा में सर्वाइव कर जाएंगे। अब जैसे हमारे छतों पे पेड़ पौधे रखे रहते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि गर्मी में वो ज़्यादा पानी लगता है उनको, दिन में 2-2 बार पानी लगता है,
और सर्दियों में एक बार भी डाल दो तो भी चल जाते हैं, एक एक दो दो दिन चल जाते हैं कई बार तो, है ना। तो वो क्या होता है कि पानी की नीड पड़ती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा, और फिर बहुत ज़्यादा सर्दियों में पड़ती है जब उस पर फ्रॉस्ट जम जाती है उस टाइम पे भी, ठीक है। तो मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अब जो मॉइस्चर मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर बना रहे उस चीज़ को बनाए रखने के लिए पानी देते रहना बहुत ज़रूरी है, लगातार, रेगुलरली टाइम पर, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अब जो पानी का सप्लाई है टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स का मतलब समझे कि बराबर बराबर टाइम पे, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि अभी 2 बजे जाके पानी देना है पेड़ पौधों को, ठीक है, 2 बजे जाके पेड़ पौधों को पानी पहुँच जाना चाहिए। फिर मैं बोलता हूँ 5 बजे पहुँच जाना चाहिए पानी, तो मतलब एक 2 से 5, फिर 8 बजे, फिर रात के 11 बजे, ये उतना टाइम हो गया कि इतने इतने टाइम में उसके पास पानी पहुँचे क्रॉप्स के पास। तो ये एक रेगुलर इंटरवल हो गया कि हाँ, रोज़ सुबह 8 बजे और दिन में 2 बजे, रोज़ सुबह 8 बजे दिन में 2 बजे, रेगुलर इंटरवल हो गया, इस टाइम पे पानी पहुँचना है। इस सप्लाई ऑफ वाटर को हम बोलेंगे इरिगेशन, सिंचाई। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. ठीक है, हर्षित समझ में आया? Yes, sir. द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब जो टाइम है और फ्रिक्वेंसी है इरिगेशन की, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। क्रॉप टू क्रॉप कैसे वेरी करती है? तो क्रॉप टू क्रॉप भी, सॉइल टू सॉइल भी, और सीजन टू सीजन भी। जो इरिगेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसका टाइम टाइम के बेसिस पे हो गया यहाँ पर कि इतने बजे से इतने बजे देना है, इतने बजे पानी देना है। ये डिपेंड करता है फसल पे भी कि वो कौन सी फसल है। जैसे मान लो तुम्हारी जो धान की फसल होती है, जो चावल की फसल होती है, उसमें क्या रहता है, उसमें वो पानी के अंदर पहले बोई जाती है, ठीक है, पहले पानी में ही बोई जाती है उसकी सैम्पलिंग्स डायरेक्ट। तो वो पानी पूरा भरा ही रहता है हमेशा, वो पानी खाली नहीं होगा, जब तक वो पानी भरा ही नहीं रहेगा तब तक वो फसल नहीं होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका इरिगेशन अलग है। अब गेहूँ के टाइम पे गेहूँ में थोड़ा इरेगुलर टाइम पे पानी देना होता है। वैसे मिट्टी के हिसाब से, अगर मिट्टी तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा सूखी है तो तुमको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। सीज़न पे भी डिपेंड करता है कि मान लो गर्मी का सीज़न है तो तुमको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, ठंड का सीज़न है तो कम पानी देना पड़ेगा। समझ में ये चीज़ क्लियर हुई कि क्रॉप टू क्रॉप कैसे, Yes, सॉइल टू sir. सॉइल और सीजन टू सीजन कैसे वेरी करती है चीज़ें। ये लिखा है ना, इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। तो वो चीज़ क्यों समर के अंदर पानी हमको ज़्यादा क्यों देना पड़ता है, बताओ ज़रा मुझे, कोई बताओ, सुहाना बताओ। Sir, वो सुहाना यस सर। बताओ कि गर्मी में हमें पानी ज़्यादा कैसे देना पड़ता है, कब क्यों देना पड़ता है? सर क्योंकि गर्मी बहुत रहती है, हाँ हाँ, अच्छा, धूप रहती है ना, तो हाँ, इस वजह से। अच्छा, धूप रहती है। और कोई वजह, मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो इसको। धूप पानी को इवेपोरेट कर देती है, गुड, वेरी गुड यूज ऑफ द बुक। इस वजह से। ठीक है, धूप क्या करती है, पानी को एवेपोरेट कर देती है, और जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है वो थोड़ा तेज तेज होता है। पूर्वी यही आंसर था तुम्हारा भी? yes, sir. तो क्या होता है कि जो सॉयल है और लीव्स है, उनका जो पानी है उसको इवेपोरेट कर देती है धूप। तो इसलिए हमको धूप में थोड़ा ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, जो गर्मी का समर सीजन होता है उसमें। अब हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन है वो, उसका सोर्स क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ से इरिगेशन किया जाता है। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, मतलब कुएं में से पानी लेते हैं, ठीक है। ट्यूबवेल्स ट्यूबवेल्स रहते हैं, बड़े बड़े चैम्बर होते हैं पानी के, उसमें से मतलब जनरेटर से पूरा पानी इकट्ठा करके लाया जाता है बहुत दूर से, और फिर ट्यूबवेल में कलेक्ट करा जाता है, फिर उसमें से पानी डाला जाता है मोटर्स के थ्रू, ठीक है। फिर पॉन्ड्स हो गए, पॉन्ड्स मतलब छोटे छोटे तालाब हो गए, लेक झील हो गई, रिवर्स हो गई, नदियाँ वगैरह जिनके पास से रिवर जा रही होती है, जिनके खेतों के पास से, तो वो नदियों में डायरेक्ट अपना पाइप डालते हैं और मोटर चालू करते हैं, और सीधा पानी, नदी का पानी उनके पास आ जाता है। डैम्स डैम्स मतलब जो भी आसपास जितने भी वो, अगर कोई बंदा है, जैसे हमारा गौतकर जो डैम है उसके पास, उसके उधर जो खेती होती है उसमें वो डायरेक्ट पानी उसी में से ले लेते हैं, ठीक है। कैनाल्स कैनाल्स का मतलब हो गया
जैसे नहर हो गई, नहर देखी है? यस सर। वो नहर रहती है जो कभी जो अपन अपने जो पूरे गौस से ग्वालियर जाते हैं ना, गौस से ग्वालियर के बीच में जितने भी खेत पड़ते हैं तो उनके रोड से उनके खेतों के बीच में एक बहुत जगह चल रही होती है जहाँ पे पानी भरा रहता है हमेशा। तो वो एक नहर ही बनी हुई है वहाँ पर ताकि उनके खेतों तक पानी पहुँच सके। और अच्छी नहर देखनी है तो जैसे अपन मालमपुर में घुसते हैं, मालमपुर घुसते घुसते पे ही एक नहर पड़ती है, एक बहुत चौड़ी सी नहर पड़ती है वहाँ पर अक्सर भैंसें नहाती रहती हैं। ठीक है, तो उस नहर वो भी एक नहर ही है, वो जो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहर है। वो कहीं से नहर क्या होती है कि कहीं और का पानी कहीं और आ रहा है, किसी बहुत बड़ी पास में कोई नदी है, उस नदी का पानी उस नहर के थ्रू गाँव तक पहुँच रहा है। ठीक है, इस चीज़ के लिए कैनाल्स का यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं, इतना क्लियर हुआ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। यस सर। अब ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स का मतलब जो बहुत पहले तरीके, जो पुराने तरीके हैं जो इरिगेशन के लिए कुछ नहीं तो ये तो यूज़ कर ही सकते हैं। कैसे? वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स आर लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। फील्ड तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीका होता था उनका। कुछ लोग कैटल्स का यूज़ करते थे, कुछ इंसान खुद ही बाल्टी में भर भर के ले लेके जाते थे। ठीक है, बट लेकिन एफिशिएंट कम होते थे क्योंकि टाइम लगता था। जाहिर सी बात है, हर बार तुम कुएं में से बाल्टी भर के खींचोगे, फिर उस बाल्टी को लेके जाओगे, फिर खेत में डालोगे, और उसका खेत बहुत बड़ा है और उसमें एक बाल्टी पानी डाला तो पता चलेगा क्या? उसको तो पूरा पूरा दिन लग जाएगा, दो दो तीन तीन दिन लग जाएंगे उसको पूरे खेत की सिंचाई करने में लग जाएंगे ना। तो वो यस इतना सर। एफिशिएंट मेथड नहीं होता, लेकिन हाँ सस्ता बहुत होता है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता, उसको कोई अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखो ये कुआं बना हुआ है, इस कुएं में ये पुली सिस्टम करके एक वो डली हुई है, रस्सी डली हुई है, उसमें बाल्टी डाली कुएं में, खींचा। कभी कुएं में से कुएं के अंदर देखा है जाके कुएं के अंदर कैसे कैसे पानी रहता है? वैसे बहुत गहरा होता है। बहुत गहरा होता है और उसमें बहुत नीचे पानी रहता है। तो क्या रहता है उसमें बाल्टी पे रस्सी बांध के उसको नीचे भेजते हैं, तो उस बाल्टी में जैसे ही पानी आता है फिर रस्सी से खींचते हैं। ठीक है, फिर रस्सी से पानी खींचा तो पानी अपने हाथ में आ गया, फिर उसको पानी को लेके गए, हमको जितने भी जिस भी यूज़ में लेना है उस यूज़ में हमने ले लिया। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड कुछ ऐसे हैं, एक तो मोट पुली सिस्टम हो गया ये वाला। ठीक है, दूसरा ये चेन पंप हो गया। चेन पंप कैसा हो गया कि बा, बाल्टी ली और ये इस टाइप का एक वो बना दिया, एक पाथ बना दिया, एक रोड टाइप की बना दी पानी के लिए। ठीक है, और फिर खींच खींच के उस पर जैसे जैसे पानी डालते गए तो वो सीधा खेतों तक खुद ही पहुंचता चला गया, है ना। चेन पंप करके सिस्टम रहता है ये वाला। ये धेकली करके सिस्टम होता है एक ये वाला, कि जो लकड़ी है उस लकड़ी पर बाल्टी बांध रखी है, कुछ ऐसा रहता है कि लकड़ी के थ्रू डुबो गया जाता है। मैंने देख ली, कभी देखा नहीं है वैसे, फोटो देख के समझ में आ रहा है। फिर तीसरा ये चौथा है राहत करके सिस्टम। इसमें क्या है कि लीवर सिस्टम रहता है, जो ये गाय है, ये बैल रहता है, बैल को इस गोल खूंटे से बांध देते हैं। वो खूंटा, ये एक बहुत इंजीनियरिंग वाला मेथड है ये वाला राहत वाला। कैसा इंजीनियरिंग वाला मेथड होता है कि पास में से कहीं से नहर जा रही होती है या कुछ और जा रहा होता है, तो उसमें ये जो गोल व्हील देख रहे हो, ये व्हील, ये यस वाला, सर। इस व्हील पे चारों तरफ से छोटी छोटी बाल्टी छप बनी हुई है। ये वाली देखो, ये छोटी छोटी ये बाल्टी यस बनी सर। हुई है, ये बाल्टी बनी हुई है। ये बैल यहाँ से ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है यहाँ पर, और इसके अंदर क्या रहता है, गियर्स रहते हैं। जैसे हमारे मोटरसाइकिल में गियर्स रहते हैं वैसे उसमें भी गियर रहते हैं। इसके गोल गोल मोशन की वजह से, ये देख रहे हो ये वाली ये लाइन गई है यहाँ पर, यस सर। उसमें वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाती है। समझ रहे हो, ये ऐसे ऐसे घूम रही है यहाँ पर, बैल गोल गोल घूम रहा है, तो ये ऐसे ऐसे घूमना चालू, इसके ऐसे ऐसे घूमने की वजह से ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना चालू हो जाता है, ये व्हील। समझ रहे प्रोसेस को तीनों तीनों लोग? यस सर। तो इस प्रोसेस से क्या हुआ कि जो पानी आया उस पानी को खींच के भर लिया, फिर दूसरी जगह भेज दिया। यहाँ से देखो, यहाँ से पानी आया, इसने भरा, फिर इसमें ये गोल गोल घूमता रहेगा, एक एक बाल्टी भर भर के ऊपर जाती रहेगी, फिर ये बाल्टी जाके इस तरफ जाके कुरा देगी और कहीं जाके पहुँचा देगी, है ना। ये पूरी प्रोसेस रहती है जिसे हम बोलते हैं लीवर सिस्टम, राहत करके रहता है। ठीक है, समझ में आ गए चार सिस्टम?
Yes, sir. ये ट्रेडिशनल मेथड है, जो Yes, sir. बहुत पुराने मेथड्स हैं जो आज की डेट में यूज़ नहीं होते हैं। आजकल क्या होते हैं, आजकल जो डीजल पंप वगैरह होते हैं, जैसे हमारे घर में मोटर लगी रहती है, पानी की Yes, जब sir. सुबह नल आते हैं तो हम मोटर कनेक्ट करते हैं, प्लग चालू किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई और मोटर से सीधा पानी तीसरी मंजिल की छत पर। तो वैसे ही पंप रहते हैं, उन पंप के थ्रू बनाए जाते हैं। वैसे अपने घर में यूज़ में लेना है तो वो उतना सही रहते हैं, और ये पंप्स थोड़े और बड़े बड़े होते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल्स, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी आर यूज्ड टू रन दीज पंप्स। कुछ पंप होते हैं जो डीजल पे चलते हैं, कुछ होते हैं जो बायोगैस पे चलते हैं। बायोगैस समझते हो? बायोगैस, Biogas? बायोगैस नहीं पता? बायोगैस No. सुना No, है sir. कभी? नहीं पता? बायोगैस होती No, है sir. जो गोबर से बनाई जाती है, गाय के गोबर से गैस बनाई जाती है, और वो गैस तुम्हारे उनको खाना बनाने में सभी प्रकार के यूज़ में ले सकते हो। उसमें आग लग सकती है, ठीक है, गोबर गैस में, ठीक है। उसके थ्रू, बायोगैस के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और सोलर एनर्जी के थ्रू। सोलर एनर्जी तो समझ रहे होगे, सन की एनर्जी से यूज़ Yes, sir. जो चलाने वाले, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ट्रेडिशनल वेज क्लियर हो गए। Yes. Yes, sir. अब अगला टॉपिक है मॉडर्न मेथड ऑफ सर इरिगेशन। Yes, sir. हर्षित क्लियर हुआ? सर हर्षित, आज आवाज़ बड़ी धीमी धीमी आ रही है तेरी, क्या बात है? यस सर। क्या हुआ, तबीयत सर खराब आपका है? मोबाइल खराब होगा। सर आप, मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, नहीं हो गया, अच्छा ही होगा भाई। तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए ऐसे टाइम पर, तबीयत खराब हो गई तो बड़ी दिक्कत है, मौसम खराब है, ठीक है। और तुमसे ज़्यादा चिंता मोहल्ले वालों को रहेगी ऐसे ऐसे सीज़न में कि इसकी तबीयत खराब है, तो बताओ, है ना। वैसे अच्छी बात है, सजग रहना चाहिए लोगों को एक दूसरे के प्रति। खैर आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन में रहो, मास्क वास्क पहनो, बिना मास्क के मत निकला करो घर से बाहर, ठीक है, नहीं तो निकला ही मत करो, निकला करो तो मास्क वास्क पहन के हम तो निकला करो, निकलते ही नहीं घर से बाहर. ठीक है। अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कैसे कैसे हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न मेथड होगा जो आज की डेट में यूज़ हो रहे हैं इरिगेशन के लिए मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये दो वर्ड चलेंगे हमेशा साथ साथ में, ठीक है। कहीं पे जब भी ट्रेडिशनल की बात हो रही होगी तो वहाँ पे मॉडर्न की भी बात होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड वो पढ़ाया जा रहा होगा किसी भी चीज़ का, फिर उसके बाद मॉडर्न मेथड बताया जाएगा कि मॉडर्न में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं मॉडर्न में पहला टॉपिक है स्प्रिंकलर सिस्टम। देख रहे हो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है हुआ है यहाँ पर? Yes, sir. यहाँ पर क्या हुआ है कि जो कुआं है, इस कुएं के अंदर एक पाइप क्या है, ये वाला देखो, इस कुएं के अंदर ये वाला पाइप गया है, ये वाला गया है। Yes. फिर Yes, ये sir. पाइप कुएं से यहाँ पर आया ऐसे, ठीक है। मतलब इस पाइप के थ्रू पानी कुछ ऐसे आया इस डायरेक्शन में, इस मोटर में, ये मोटर लगी हुई है, इस मोटर ने पानी को घुमाया और पानी को ऐसे भेज दिया इस डायरेक्शन में, गया इस डायरेक्शन में, Yes, sir. इस डायरेक्शन में गया। ये पाइप अब यहाँ पर गया, यहाँ पर जाते जाते इस सिस्टम में पहुँच गया। अब इस सिस्टम में जाके कुछ पानी यहाँ गया, कुछ पानी यहाँ गया, है ना, गया। फिर यहाँ पर जब गया तो कुछ पानी यहाँ से बाहर आ गया, कुछ आगे बढ़ गया, है ना, ऐसे ही तो होगा पाइप में, Yes, sir. है ना। कुछ पानी यहाँ जाएगा अगर आगे और सिस्टम होगा तो, है ना। फिर ये देखो, ये एंड पर ये लगे हुए हैं गोल गोल से नोजल्स बने हुए हैं, देखें, दिख रहे हैं। Yes, sir. Yes. और इन नोजल्स में से जो पानी है वो निकल रहा है ऐसे ऐसे करके, फुब्बारा के तरीके से। फुब्बारा देखा है ग्राउंड में लगा हुआ, Yes, sir. Yes, sir. जो जैसे जो पार्क्स वगैरह रहते हैं उन पार्क्स में बहुत लगाते हैं फुब्बारे को, ताकि पानी थोड़ा चारों तरफ स्प्रेड हो सके। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब स्प्रिंकल बोलते हैं पानी का छिड़काव को, स्प्रिंकल वर्ड बोलते हैं, ठीक है। और उस पानी के छिड़काव का जो मेथड है उसे स्प्रिंकलर सिस्टम बोलेंगे। कुछ वैसे ही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। देखो ये वाला सिस्टम वहाँ पर यूज़ ज़्यादा है जहाँ पर अनइवन लैंड हुआ, वेयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है,
वहाँ पे पहुँचाना है, तो ये वहाँ पर अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये पाइप है, वो पाइप वहाँ पे पहुँच जाएगा बाकायदा ज़मीन पर। फिर ज़मीन पर जब पाइप पहुँच गया और इतनी ऊंचाई पर जाके स्प्रिंकलर लगा दे, तो ये चारों तरफ पानी फैल जाएगा इसमें, है ना। और कम अमाउंट ऑफ पानी यूज़ होगा। अगर हम जैसे मान लो बाल्टी में पानी भर के लेके आते हैं और मग्गे से डालते हैं पानी, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा पानी के पैचेस बन जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कम हो गया, हो जाता है यहाँ पर ऐसा। लेकिन स्प्रिंकलर होगा तो उसमें से Yes. पानी का फव्वारा एक बराबर अमाउंट में निकलेगा। बराबर अमाउंट में निकलेगा तो जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बराबर होगा सब जगह। तो इस सिस्टम को इसलिए यूज़ करते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। परपेंडिकुलर मतलब समझते हो? परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब पता है? परपेंडिकुलर No, sir. परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब नहीं पता? परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब नहीं पता? नहीं पता। ये वाला ये नहीं पढ़ा? अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो परपेंडिकुलर का सब मतलब पढ़ा तो है लेकिन भूल मैथ्स में गए। पढ़ा हुआ, मैथ्स में पढ़ा हुआ हाँ। परपेंडिकुलर क्या होता है। देखो परपेंडिकुलर होता है कोई वो एंगल जो 90 डिग्री पे बने। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये पाइप है, ये वाला सीधा है ना, क्यों दिख रहा है? ये Yes, वाला sir. पाइप सीधा बना हुआ है और एक ये वाला पाइप Yes, है sir. जो ऐसे बना हुआ है, सीधा बना है। तो इन दोनों पाइप के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। Yes, sir. इन दोनों पाइप के बीच में, ये वाला और ये वाले के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो 90 डिग्री का जब भी एंगल बनेगा तो वो कंडीशन कौन सी हुई? परपेंडिकुलर कंडीशन होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये वाला पाइप है, ये लेटा हुआ है, ये वाला पाइप जमीन पर, Yes, sir. और ये वाला पाइप है, ये वाला, तो ये भी 90 डिग्री में होगा हमें, है ना। ये वाला पाइप और ये वाला भी 90 डिग्री में होगा, ये वाला पाइप और ये वाला भी 90 डिग्री में होगा। तो इसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर सिस्टम। क्लियर हुआ परपेंडिकुलर का मतलब? Yes, sir. सुहाना क्लियर हुआ परपेंडिकुलर? हर्षित? यस सर। यस सर। मैथ्स भी पढ़ लिया करो थोड़ी थोड़ी, जो वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स काम के होते हैं, वो वर्ड्स तुम्हारे साइंस में आके परेशान करते हैं। ठीक है, देखो द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। रोटेटिंग मतलब घूमने वाले नोजल्स रहते हैं टॉप पर। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। बराबर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर वो उस पाइपलाइन में ज्वाइन रहते हैं। व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। फिर वो रोटेटिंग नोजल्स में से निकलते हैं और स्प्रिंकलर हो जाते हैं चारों तरफ क्रॉप में, लाइक रेनिंग की तरह, जैसे रेनिंग हो रही हो। ठीक है, दूसरा सिस्टम आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, समझ में आ गया? Yes, sir. दूसरा आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो ड्रिप सिस्टम देखते हैं, देखो ये रहा ड्रिप सिस्टम का डायग्राम। देखो कोई भी चीज़ है ना उसके डायग्राम से समझो। ठीक है, डायग्राम से चीज़ सबसे पहले क्लियर होती है। कोई भी चीज़ पढ़ो मत, पहले डायग्राम देखो, डायग्राम क्या है। ठीक है, डायग्राम देखो। देखो इसमें भी वही कुएं में से पाइप आया पानी का, है ना, फिर मोटर में गया, मोटर में से पानी यहाँ से निकला, वैसे ही हो रहा है। क्यों, सेम टू सेम है इतना तो। Yes, sir. वही कुएं में से पानी आया, पानी इसको मोटर ने फिर फेंका यहाँ से। फिर अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पाइप है ये दो भागों में बंटने के बाद में यहाँ पर ये कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर देखो ये, फिर ये बने हुए हैं ये छोटे छोटे Yes, sir. पॉइंट। ये छोटे छोटे पॉइंट क्या कर रहे हैं? ये छोटे छोटे पॉइंट क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बूंदों को ये ड्रिप कर रहे हैं, बूंदें गिर रही हैं यहाँ पर इनसे। पहले वाले में से स्प्रिंकलर निकल रहा था बहुत तेज तेज, फव्वारा निकल रहा था। यहाँ पर बूंदें निकल रही हैं, एक एक दो दो बूंदें निकल रही हैं। ठीक है, पूरे उसमें ये जो बिछा हुआ है पूरी लाइन, यहाँ पे बूंदें निकल रही हैं। देखो ये गीला गीला हो रखा है यहाँ पर, देखो जहाँ जहाँ पे फसल का वो है वहाँ वहाँ पे बूंदें निकल रही हैं। देखो इसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन।
ड्रिप इरिगेशन समझ में आया? ड्रिप इरिगेशन पहला वाला Yes, स्प्रिंकलर sir. वाला क्लियर हुआ। स्प्रिंकलर में नोजल लगा हुआ है रोटेटिंग वाला, जिसकी वजह से उसमें से फव्वारा निकल रहा है और वो चारों तरफ पानी फैल जा रहा है। वैसे ही ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर जो भी है, जो बूंदें एक एक करके गिर रही हैं वहाँ पर और प्लांट्स को पास पानी पहुँचा रही हैं, और इसमें से पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ के लिए एक तरीके से वरदान का काम करता है। ठीक है, जो डायरेक्ट रूट्स में जाके पानी पहुँचता है। ये क्लियर हो गया ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप Yes, सिस्टम। sir. यस ड्रिप सिस्टम की और डिटेल देखनी है तो एक काम करना, यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाके देखना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, तब तुम देखोगे टाइप ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इतने टाइप के होते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं वो तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। जो बैम्बू रहता है, बम्बू होता है हमारा, बैम्बू Yes, का sir. क्या करते हैं, बैम्बू का पाइप बना के, वो नॉर्मली अपने स्टील वाले पीवीसी वाले पाइप यूज़ नहीं करते, वो बैम्बू के पाइप यूज़ करते हैं। फिर बैम्बू के पाइप में छोटे छोटे होल कर करके उसमें से बूंद जहाँ जहाँ पे उनको चाहिए होता है वहाँ पे उसमें होल कर देते हैं, वहाँ से बूंद गिरना चालू हो जाती है। और पूरे बैम्बू में बहुत लंबी लंबी कतार होती है, किलोमीटर किलोमीटर लंबी वो रहती हैं, बैम्बू के वो रहते हैं, स्ट्रक्चर रहता है और उसमें पानी फ्लो होता रहता है, फिर उसमें से पानी गिरता रहता है। तो उनके तरीके हैं, वो देखोगे तुम्हारा दिमाग काम करेगा, इनोवेशन चलेगा तुम्हारा दिमाग का कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे कैसे होती हैं रियल लाइफ में, तो पता चलेगा, है ना? क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से क्लियर हो गया और स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया। Yes, sir. अब अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। यहाँ पर वीड से मतलब है कीड़े कीटाणुओं से। कीड़े कीटाणु कैसे हो गए, जैसे जो भी अब प्लांट ग्रो होना चालू हो गया। अभी तक हम क्या था, पहले हमने सॉइल खोदी, सॉइल खोदने के बाद में हमने उसमें बीज बोया, फिर बीज बोने के बाद में हमने उसमें खाद डाली, खाद डालने के बाद में हमने उसमें इरिगेशन किया, उसकी सिंचाई की, पानी वानी डाला। फिर क्या हुआ, फिर वो पेड़ पौधे ऑब्वियसली ग्रो करेगा। अगर हमने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी, अगर हमें सारी चीज़ें अच्छे से करी होंगी तो हम तो मतलब पौधा ग्रो हो ही जाएगा, है ना? ऐसे ही होगा ना कि नहीं होगा? अगर हमने Yes, sir. ढंग से किया होगा तो ग्रो हो जाएगा। अब ग्रो हो रहा है तो ग्रो होने के बाद में क्या है कि उन पे कीड़े मकोड़े भी आने लग जाते हैं। कीड़े मकोड़े का आना बहुत नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों का वो फूड है। ठीक है, जो हमारा फूड है वो फूड भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ठीक है, तो उनका ग्रो होना बहुत नेचुरल है। लेकिन उससे क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी फसल बर्बाद हो, अदरवाइज फिर हमको दिक्कत होगी उस चीज़ को आगे हमको कैरी ऑन करने में, है ना? तो उस कीड़े मकोड़ों को हम वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीड्स। Weeds. ठीक है, ये वीड्स क्या करती हैं, ये क्रॉप्स के साथ में ग्रो करती रहती हैं ये, और कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उन्हें भी बोलते हैं। अनडिजायरेबल प्लांट्स कैसे, जैसे मान लो तुमने सरसों उगा रखी है, सरसों के साथ में कुछ जंगली पौधा निकल आया, ठीक है, वो उसको ग्रो नहीं होने दे रहा, तो उन सब को भी रिमूव करना कि कैसे कैसे वीडिंग पूरी प्रोसेस की जाती है। कीड़े मकोड़े भी होते हैं, और वीड का मेनली यहाँ पर मतलब वो बता रहे हैं कि अनडिजायरेबल प्लांट्स। ठीक है, अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, जो कि पौधों के साथ में निकल आते हैं। ठीक है, अब हम जैसे देखते हैं कि हमारे ऊपर वाले गमले रहते हैं जो छत पे रखे रहते हैं, उन छत वाले गमलों में एक की जगह पे दो दो तीन तीन पौधे निकल आते हैं, कोई और भी पौधा आ जाता है, इधर से निकल आता है, कोई और भी निकल आता है, तो वो फिर ग्रो नहीं करता ना, जो हम पौधा चाह रहे होते हैं उस गमले में से, है ना? उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो वीड्स वही काम करती हैं कि उनको ग्रोथ को रोकती हैं। अब जो रिमूवल ऑफ वीड्स होती है उसे हम वीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Weeding. वीडिंग। ठीक है, वीडिंग बोलते हैं, वेडिंग नहीं बोलते, ध्यान रखना। वीडिंग। मेरे को ये गलती देखने को मिलेगी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है तुम WEEDING की जगह पर तुम WEDDING करोगे, वो मत करना, वो वेडिंग हो जाएगा, वीडिंग नहीं होगा। ठीक है, अभी बता दो ना पहले से ही, नहीं दिखना चाहिए तुम तीनों में, तो स्पेशली नहीं दिखना चाहिए। और वैसे रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो जो भी सुन रहे हैं वो भी ना करें ये गलती। ठीक है, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। क्या है कि वीडिंग जो भी, देखो, अनडिजायरेबल पेड़ पौधे हैं, अब अनडिजायरेबल पेड़ पौधे हैं लेकिन पेड़ पौधे तो हैं ही वो। अब पेड़ पौधे हैं तो उनको भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, उनको खाद मिल रही है, उनको मैन्योर मिल रहा है, उनको फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं, तो वो भी ग्रो करेंगे, उनको पौधे मिल रहे हैं तो वो भी ग्रो करेंगे। तो वो क्या करते हैं, जो क्रॉप के जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ में झगड़ा चलता है उनका, उनके साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, कम्पीट कर रहे होते हैं कि नहीं ये पानी की ये बूंद आई है, ये मैं रखूँगा अपने पास,
कि नहीं ये जो उसकी बूंद आई है मैं रखूँगा अपने पास, नहीं ये फर्टिलाइज़र आया मैं रखूँगा, नहीं ये मुझे दे, नहीं ये मुझे दे, तो ये आपस में लड़ाई लगी रहती है और फिर कोई भी ग्रो नहीं कर पाता। तो ये आपस में लगे रहते हैं, तो इसके चक्कर में क्या होता है, जो अब जो हम दूर से देख रहे होते हैं कि ना ये वीड बढ़ रही है ना ये पौधे बढ़ रहे हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर उन वीडिंग को हटानी पड़ती है ताकि जो हमारा पौधा है वो अकेला रहे और अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, सम वीड इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स। अब क्या रहता है कि कुछ कुछ वीड तो कुछ अनडिजायरेबल पौधे, देखो अनडिजायरेबल पौधे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, हो सकता है कुछ पॉइजनस हो सकता है कुछ बेकार हो, कोई हमारे हमारे साथ हमारे खाने में आ जाए तो हमको नुकसान हो जाए, है ना, कोई भी पौधा हो सकता है वो तो पॉइजनस है, वो तो कुछ भी हो सकता है, अनडिजायरेबल है। तो क्या करते हैं जो ये चीज़ें हैं, हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब जब कटाई हो रही होती है, हम कटाई कर रहे हैं, पूरा पौधा सही हो गया, साथ में पौधा भी कट के आ गया, अब गेहूं के खेती, गेहूं बेच रहे हैं, गेहूं के बेच में भाई एक पेड़ और चला आ रहा है वो सड़ा हुआ सा, वो क्यों आ रहा है साथ साथ में, क्योंकि वो भी उसकी कटाई में चला है, अगर हम उसकी साफ सफाई नहीं करेंगे तो, है ना, तो वो चीज़ नहीं होने देनी है। आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। उनकी ग्रोथ रोकने के लिए और उनके जो मेथड्स हैं उनके रिमूव करने के लिए वो बहुत सारे उन्होंने तरीके अपनाए। टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जो टिलिंग मेथड पढ़ा था हमने ऊपर, सुहाना देखना, एक टिलिंग मेथड पढ़ा था जो प्लोइंग करके था, पढ़ा था पूर्वी। यस सर वो। हाँ, उसमें एक टूल का यूज़ करा था और उससे हम ज़मीन में से उखाड़ रहे थे, है ना, तो वो ज़मीन को उखाड़ने वाली वो जो चीज़ थी, जो हो का यूज़ कर रहे थे अपन, HOE करके जो हो थी उसका यूज़ कर रहे थे। वही क्या करती है, इन बीड्स को मारने में भी काम आती है, उनको उखाड़ने में। उसमें था एक स्ट्रक्चर था, एक प्लेट निकली हुई थी स्टील की, वो स्टील की प्लेट ज़मीन में गाड़ी और उसको उखाड़ दी, है ना, कुछ उस टाइप की चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर कुछ क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा तोड़ देते हैं तो वो कुछ सूख जाती हैं, फिर उनको सॉइल के साथ मिलके ख़त्म हो जाती हैं। क्या रहता है कि जो वीड्स, यहाँ पे उन्होंने लिखा है द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जब फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करे होते उससे पहले ही वीड्स को ख़त्म कर दो तो अच्छा होता है, अदरवाइज़ वो जो फ्लावर और सीड रहते हैं वो फिर उनमें नुकसान करते हैं वो। ठीक है, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग ऑफ एंड कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। उनको अपरूटिंग करना वो फिजिकल प्रोसेस हो गई। ठीक है, दिस इज डन फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। एक खुरपी करके रहता है, सीड ड्रिल बोलते हैं जिसे, सीड ड्रिल भी देखा था हमने। सीड ड्रिल का यूज़ होता है ताकि हम जो वीड्स होते हैं उसको उखाड़ने में हेल्प कर सकें। ठीक है, और कुछ वीडीसाइड्स होते हैं जो केमिकल्स होते हैं, उनका यूज़ करके भी हम इनको हटा सकते हैं। जैसे हम जो लेके पहुंच के एक टंकी में भरा हमने, वीडीसाइड भरा और पूरे खेतों पे छिड़क दिया। अब वो खेतों पे छिड़कने से क्या हुआ कि जो हमारी जो क्रॉप है वो तो बची रही, क्योंकि उनको उससे कुछ नुकसान नहीं होना। अब जो साइड में जो वीड्स थी वो मर जाएंगी वहाँ पर। लाइक एक ये है 2,4-D करके है यहाँ पर, ये एक टाइप ऑफ वीड है जो वीडीसाइड है, वो यूज़ करते हैं। दे आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। लिखा है ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करती। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद स्प्रे। स्प्रेयर की हेल्प से, देखो वीडीसाइड का एक पैकेट आता है छोटा सा, उसको पानी में मिला लो और फिर स्प्रेयर की हेल्प से उसको स्प्रे कर दो पूरे फील्ड में। ठीक है, ऐसे स्प्रे हो जाता है और फिर ऐसे स्प्रे होके क्या होता है, ये क्रॉप्स को नुकसान नहीं करते और जो वीड्स होती हैं जो साइड में उगी हुई होती हैं वो मर जाती हैं। ठीक है, द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये मैंने बताया था अभी। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि वीडीसाइड रहते हैं वो थोड़े हार्मफुल होते हैं हमारे। अब के जैसे जब हम छिड़क रहे हैं तो हमारी जाहिर सी बात है हम सांस भी ले रहे हैं वहाँ पर, तो हमारी नाक के थ्रू भी अंदर जा रहे हैं, तो वो हमको काफ़ी हार्मफुल करते हैं। तो इस वजह से वो दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दिस केमिकल्स। उनको अपना मुंह ढकना चाहिए उस टाइम पर जब भी वो वीडीसाइड्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स भी हो गया हमारा आज। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग और स्टोरेज रह गया है ना, और भी कुछ है इसमें? हार्वेस्टिंग फ्रॉम स्टोरेज, फूड फ्रॉम एनिमल्स है,
ये सब हम अगले क्लास में करेंगे, है ना? Yes, sir.